भारानी। आज हमारे साथ हैं औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर मिसेस महनाज रहमान। महनाज रहमान फॉर्मर प्रोग्राम एडवाइजर रही हैं चर्च वर्ल्ड सर्विस पाकिस्तान की, फॉर्मर सीनियर रिसर्च एसोसिएट एट आगा खान यूनिवर्सिटी की, फॉर्मर को एडिटर एट मंथली चाइना पिक्टोरियल स्टडीज। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में अपनी तालीम हासिल की है। फिलहाल कराची में वो रहती हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारी आज की अजीम शख्सियत और हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस महनाज रहमान का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे वालिद दिल्ली से अकेले आए थे। मतलब उनके फैमिली वहीं दिल्ली में ही थी, अभी भी वहीं है। वो अकेले जी। पाकिस्तान आए थे क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया था। और मेरी अम्मी जो है वो अमृतसर में थी, वो हमारी खाला भी गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया था। तो खाला, अम्मी और नानी, ये 3 औरतें पाकिस्तान आई थी, कोई मर्द नहीं था इनके साथ। एक हमारे मामू भी थे, लेकिन वो पार्टीशन के वक़्त जो कुछ हुआ वो उसको देख नहीं सके, उनका इंतकाल हो गया था। नौजवान थे बहुत, 16-17 साल। तो ये 3 औरतें अकेली आई थी अमृतसर। तो कराची में मेरे वालिद और वालिदा की मुलाकात हुई और फिर कराची में उनकी शादी हुई। बल्कि वो उनका शादी का दिन बहुत यादगार है क्योंकि अम्मी बताया करती थी कि ये वही दिन था 30 जनवरी जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ और सब लोग बहुत खौफज़दा हो गए थे और दुल्हन को छोड़ के सब बाहर भाग गए थे। फिर वो अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं भूलते थे क्योंकि रेडियो से जब प्रोग्राम्स आते थे गांधी जी के बारे में तो उन्हें याद आ जाता था कि हमारी शादी की है सालगिरह। और मैं फिर कराची में पैदा हुई 1949 में। और फिर उसके बाद वो जॉब्स के सिलसिले में मेरे वालिद पहले वाह कैंट एक इलाका है, वहाँ गए थे। बोले मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब इन्फेंट थी जब। उसके बाद फिर वो लोग लाहौर चले गए थे। लाहौर का मुझे थोड़ा परछाइयाँ बचपन की याद है क्योंकि जब भी बहुत छोटी थी। लेकिन जो एक शौरी तौर पे जो मुझे याद है वो लालपुर, जो अब फैसलाबाद कहलाते हैं। जब मेरे वालिद ने वहाँ कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत के लिए वो गए लालपुर, तो फिर वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। लालपुरी से मेरी यादें बचपन की सारी वाबस्ता हैं। 7th करके ग्रेड जब मैंने पास किया फिर मेरे वालिदैन वापस कराची आ गए। बस फिर कराची में रहे, फिर इधर उधर जाते रहे बीच में भी बहुत जॉब्स के सिलसिले में, लेकिन ज़्यादातर कराची ही में रहे। और मास्टर्स में मैंने कराची से किया, शादी भी कराची में हुई, बच्चे भी कराची में ही हुए। उसके बाद उसके बाद हम चाइना भी बीच में चले गए थे, 8 साल वहाँ रहे। वहाँ बहुत अच्छे इंडियन दोस्तों से मुलाकात हुई, वो दोस्तियाँ बहुत अभी तक कायम हैं। और उनमें हमारे दोस्त अजय भाई और उनकी बेगम जो मेरे सामने जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ओह! तो 3 औरतें अकेले अमृतसर से आकर के कैसे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया होगा वैसे दिनों में जब इतने इतने हादसे हो रहे थे और इतनी गहरी खाइयाँ लेकर के एक-दूसरे के प्रति लोग दुश्मन बने हुए थे और एक बिल्कुल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उठ कर के जाना और महज़ 3 औरतें जो आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। तो कैसे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया होगा? थोड़ी-सी अगर आप उस पे हमें हाँ, जानकारी दें। बस मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जिस घराने से ताल्लुक है उसकी ख्वातीन बहुत एम्पावर्ड औरतें थीं। वो मेरी खाला गवर्नमेंट जॉब करती थी, वो टेलीफोन एक्सचेंज में मुलाजमत करती थी अमृतसर में। दैट वाज अ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट के जितने लोग थे उनसे पूछा गया था कि आप लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिया में ही रहना चाहते हैं। तो फिर मेरी खाला ने क्योंकि पाकिस्तान का इंतखाब किया था तो वो फिर फौज की हिफाजत में जो आए थे ना मुलाजमीन गवर्नमेंट के, वो उस ट्रेन में आई। वो आखिरी ट्रेन थी जो कि महफूज पहुंची थी। उसके बाद हर ट्रेन में फिर आपको पता ही है क्या हुआ था। बहुत तकलीफ दे यादें बात की, लेकिन ये लोग महफूज रहे थे और हिफाजत से आ गए थे। और फिर इनको कराची में जो घर था वो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे यहाँ जेट लाइन के गवर्नमेंट क्वार्टर्स में थे। खाला को वो क्वार्टर मिला था। और एक्चुअली मेरे वालिद भी क्योंकि दिल्ली से आए थे तो वो अकेले थे तो उनको एकोमोडेशन नहीं मिल रही थी।
तो अम्मी के मामू ने उनकी सिफारिश की थी हमारी नानी से कि इनको अपने क्वार्टर में पेइंग गेस्ट रख ले। तो फिर इस तरह से शादी और हुई। मैं कह रही हूँ कि क्या खूबसूरत वो वाकया है कि एक नौजवान को कहा गया कि आप इनको अपने घर में पेइंग गेस्ट रख लें, जहां 3 औरतें हैं, केवल 3 खवातीनें हैं वहां पर केवल, और उन्हें कहा गया है। जबकि आज भी इसको सोचने में वो थोड़ा-सा अटपटा लगता है कि अरे! केवल औरतों के घर में एक आदमी आकर के क्या करेगा, और वो भी नौजवान। तो मुझे उसके बाद बात कहाँ आगे बढ़ी, कि किस तरह से आगे बढ़ी कि वो बात आगे बढ़ कर के शादी पर जाकर के रुकी? हाँ, एक तो ये बात कि अम्मी के जो मामू थे उन्होंने गारंटी दी थी हमारे वालिद के कि ये शरीफ लड़का है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, इसकी अच्छा। शराफत की। अच्छा, शादी का फैसला ऐसा हुआ, अब अम्मी और खाला दोनों ही की शादी की उम्र थी, जाहिर है दोनों ही की होनी थी शादी ना, खाला की भी अम्मी की भी। जी, लेकिन हुआ जी। ये कि वो उस जमाने में वो दिलीप कुमार और नूरजहां की फिल्म चल रही थी जुगनू, कराची में। तो मेरे वालिद इनको दिखाने, दोनों बहनों को फिल्म दिखाने ले गए जुगनू। अच्छा, वो ट्रेजिक फिल्म थी। अब वो जब फिल्म में ट्रेजिडी सीन्स आना शुरू हुए तो मेरी खाला तो चुप बैठी रही और अम्मी रोना शुरू, धड़ धड़ रोना रोना रोना। तो मेरे वालिद उनके रोने पे आशिक हो गए। उन्होंने कहा ओह! ये कि ये बहुत अच्छी, ये अच्छी खातून, दिल इनका बहुत नरम है, मैं तो इन्हीं से शादी करूंगी। तो वो क्या बात! जुगनू फिल्म का बड़ा गहरा किरदार है मेरे माँ बाप की शादी। बहुत ही दिलचस्प वाकया आपने बताया है, और ये दिलीप कुमार की फ़िल्म के तहत ये घटना हुई है, ये तो अपने आप में और भी बहुत ही दिलचस्प है। नूरजहां और दिलीप तो हाँ, नूरजहां और दिलीप साहब। एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल, हिंदुस्तान से आपके क्या और किस तरह से ताल्लुक रहे? आप हिंदुस्तान क्या आई हैं, और अगर आती रही हैं, तो किस सिलसिले में? मैं वो, मुझे याद है सबसे पहले जो अम्मी के साथ हम गए थे दादी से मिलने। तो मैं हाल 4-5 साल की थी। अब 4-5 साल के बच्चे को आपको पता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा याद होता है। बस मुझे जी। वो उनकी हवेली याद है, चांद वाली हवेली है दादा दादी की, वहां हम गए थे, वहीं रहे थे। और मेरा जो छोटा भाई था वो गोद में था, तो वो उसका दूध का मसला होता था, तो फिर हम दादा के साथ, मुझे याद है मैं हम जाते थे दूध लाने छोटे भाई के लिए। और कुतुब मीनार का मुझे याद है, हम बचपन में चढ़े थे। फिर वो इन लोग, अम्मी और फुफ्फियों को शौक बहुत था, फिल्में भी देखी थी, बीजू बावरा, नागन और पता नहीं कौन, जो उस जमाने में फिल्में चल रही थी, सिनेमा हॉल में जाके देखी थी दिल्ली में, वो मुझे जी, जी, याद है। और कुछ तारीखी जगह हमारे चाचा वगैरह में दिखाने ले गए थे, वो याद हैं। तो लेकिन सर एक 4-5 साल के बच्चे का, लेकिन उसके बाद फिर वो हालात ऐसे रहे कि हम, मैं तो नहीं जा पाई थी, बहुत 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 अरसे बाद जब मैं चर्च वर्ल्ड सर्विस में काम करती थी। तो जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, उन्होंने हमारे ऑफिस वालों को इनवाइट किया था, तो ऑफिस के साथ मैं फिर गई थी। आई थिंक ये 2005 की बात है, या एक आध साल आगे, तब मैं गई। उसके बाद फिर एक दफ़ा गए थे किसी एनजीओ के प्रोग्राम में। फिर चेन्नई गई मैं, चेन्नई भी मुझे बहुत पसंद आई। और दिल्ली में तो ज़ाहिर है मेरे फूफी दादा वगैरह हैं, तो दादा का तो अब इंतकाल हो गया, अभी दादी का भी अभी 1-2 महीने हुए इंतकाल हुए। अब वो ओहो! माशाल्लाह 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई उन्होंने। ओह! हम्म, ओहो! क्या बात है। तो हम्म, आप दिल्ली, तो आपका हम ये कह लें कि दिल्ली दिल में रहती है, सभी के दिल हम्म, में दिल्ली रहती है, तो हाँ, आपके भी दिल में दिल्ली है, और चेन्नई भी आप गए। तो हम्म, चेन्नई हमारा जो साउथ एरिया है, और ये साउथ का दिल जिसे हम कहते हैं, मैं भी चेन्नई में जाकर के 3 साल रही थी, और मैंने वहाँ की ज़िंदगी देखी और बहुत ही मज़ा आया। एक बिल्कुल अलहदा वहाँ की ज़िंदगी है, वहाँ का लाइफ़स्टाइल है, और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं, तो वहाँ आपको बहुत मज़ा आने लगता है। और आपने भी कहा कि वहाँ भी आपको बहुत अच्छा लगा। अपना लिखना-पढ़ना कब से और कैसे शुरू किया? मुझे एक ख़्याल है, और मुझे जहाँ तक आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि आपने लिखा था, बहुत बचपन में कुछ लिखा था, और आपके फ़ादर, आपके अब्बू के साथ कुछ बात हुई थी और आप रोने लगी थी। हाँ, असल में घर में बहुत लिखने पढ़ने का माहौल था, मतलब अम्मी अब्बी दोनों को बहुत शौक था, घर में बहुत किताबें आती थी, बहुत रिसाले आते थे।
तो वो लाहौर से एक रिसाला निकलता था हरम, जो अम्मी की दोस्त थी ज़हीरा बदर, वो उसकी एडिटर थी। तो ज़हीरा आंटी लालपुर आके हमारे घर में रहती थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो मैगजीन है हरम, उसमें बच्चों का सफ़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अगले महीने से मैं उसमें एक सफ़ा बच्चों का शुरू कर दूंगी। तो अब मुझे अपनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस हुई कि मेरी तजवीज़ पे वो सफ़ा शुरू कर रही हैं, तो मुझे उसके लिए कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने सोच सोच के एक शहजादी की कहानी, और वो जो उस ज़माने की कहानियाँ होती थी, शहजादी कोई शर्त रखती थी, फिर वो शर्त जो शहज़ादा पूरा करता था, तो वो लिख के मैंने अपने वालिद को दिखाई, तो उन्हें यकीन ही नहीं आया ना। उन्होंने कहा मैं मान ही नहीं सकता कि ये तुमने लिखी है। अब मतलब अब मैं बड़ी होके सोचती हूँ कि वो एक कॉम्प्लीमेंट था असल में, लेकिन उसमें तो मैं बच्ची थी ना, तो मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से लिखी और मेरा दिल जो मुझे फाड़ के कहानी ना बस फेंक दूं, फ्लश में बहा दूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं भेज देती हूँ ना, मैं उसे लिफाफे में डाला, लाहौर भेज दी। अब अगले महीने छप गई, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे कि मैं लिख सकती हूँ। तो वो पहले कहानी थी। उसके बाद मैट्रिक में स्टूडेंट पेजेस में हुर्रियत पेज कराची से निकलता था तलबा का, उसमें लिखती थी। आ, फिर जब बीए में आई तो फिर अफसाने लिखना शुरू किए, वो भी हरम में लिखे कुछ। हमारी दोस्त रेडियो के प्रोग्राम्स करती थी, शहनाज अजीज, उनके लिए कुछ, हैदराबाद रेडियो के लिए वो औरतों के कुछ प्रोग्राम्स के लिए लिखे, खाके वाके। और उसके बाद तो फिर जब जर्नल 1973 में तो सहाफत में बाकायदा वर्किंग जर्नलिस्ट बन गई, तो फिर तो लिखना ही लिखना, फिर तो दिन रात लिखना ही होता था। कही आमतौर पर ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे अपनी तरफ से ये फरमाइश करें। थोड़ा सा मैं पर्सनल आती हूँ, लेकिन ये दोनों शादी आपकी अपनी पसंद की शादी थी या फैमिली की पसंद की शादी थी? मतलब ये सिंपल सिंपल शब्दों में कहें कि अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? और कैसे, किन हालात में आप लोग मिले और शादी हुई? जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो तभी मैं स्टूडेंट लाइफ में बाएं बाजू की सियासत में आ गई थी। तो हमारे बाएं बाजू के मतलब एक बहुत वो था कि हम जो स्टूडेंट्स थे, हम इनकलाब के ख्वाब देखते थे, हम समझते थे कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। तो हम यानी जो हमारे दोस्त और सब कुछ, हम लोग लेफ्ट के लोग थे, प्रोग्रेसिव लोग थे। और जब मैं जर्नलिज्म में आई तो ज़ाहिर है मास्टर्स कर चुकी थी, तो अब घर वालों को भी होता है ना हमारे यहाँ कि भाई शादी हो जाए, शादी हो जाए वो। लेकिन मुझे ये था कि कोई प्रोग्रेसिव हो, कोई इनकलाबी हो, ताकि फिर मुझे काम करने का मौका मिले। क्योंकि अगर किसी रवायती मर्द से शादी कर ली तो वो तो फिर इनकलाब के लिए काम तो नहीं करने देगा। तो हुआ ये। रवायतों के लिए काम करना होगा फिर। तो उस ज़माने में एफ़ाज़ मेरे हस्बैंड जो हैं एफ़ाज़ुर रहमान, ये चीन से रह के नए-नए वापस आए थे। ये जब चीन में सकाफ़ती इनकलाब आया है, उस ज़माने में ये चीन गए हुए थे। अब वहाँ ये जी। 2 3-4 साल रहे और फिर ये वापस आए थे। तो उस वक़्त हम जितने यानी स्टूडेंट्स और नौजवान लोग थे, वो चीन से कोई आना, किसी आदमी का वहाँ रह के आना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आप हुँ, यकीन करें कि लोग बाकायदा देखने आते थे कि कौन बंदा है जो चीन से आया है। एफआस को लोग ओह! देखने आते थे, जो प्रोग्रेसिव लोग थे। इतना हुँ, रोमांस था ना उस ज़माने में, इनकलाब हुँ, का सारा। तो हम ये एफआस जब आए हैं तो ये मुसावात के मैगज़ीन एडिटर थे। असिस्टेंट एडिटर मतलब शौकत सिद्दीकी साहब मशहूर अदीब वो थे, एडिटर थे, और एफआस असिस्टेंट एडिटर थे और मैगज़ीन को देखते थे। तो फिर ज़ाहिर है हमें एक इनकलाब का तो रोमांस था ही, और फिर इनको सभी लोग इतना पसंद करते थे कि ये बहुत इनकलाबी, और ज़ाहिर एक मतलब सहाफ़ी भी बहुत अच्छे थे और सब। तो बस वो साथ काम किया तो बस फिर शादी का फ़ैसला कर लिया, शादी हो गई। बहुत। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अहफ़ाज़ साहब से शादी नहीं की, आपने इनकलाब से शादी की। जी, बिल्कुल, ये नज़रियाती शादी थी। क्योंकि अगर नज़रियात। नज़रियात कुछ और होते तो मैं नहीं करती। और मैं यहाँ अपनी सभी बड़ी बिंदी को ये भी साथ-साथ बताना चाहूँगी कि न मेरी महनाज़ साहिबा से मुलाकात 1987 में हुई, हुँ, 1986-87 में, जब हुँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पर चाइना में थे और हुँ, मैं उन्हें जॉइन करने के लिए गई थी, और वहाँ हुँ, पर मेरी मुलाकात रहमान साहब से और हुँ, महनाज़ साहिबा से हुई थी। और मैं हुँ, आपको बता दूँ कि मैं उस समय नॉन-वेज नहीं खाती थी।
बिल्कुल ही नहीं खाती थी। और फिर जब हम इनसे मिलने के लिए गए थे, तो इन्होंने खास हमारे लिए कुछ सब्जियां पकाई थी और थोड़े से सकुचाते हुए भी कहा था झिझक के साथ कि भई मुझे सालन पकाने नहीं आता है, लेकिन मैंने सुना कि आप नहीं खाती हैं नॉनवेज, तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सालन पकाया है। तो ये रिश्ता, ये जो एक दूसरे को समझने का रिश्ता जो मुल्कों से परे होता है और दिलों के करीब होता है। यहाँ मैं महनाज साहिबा से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपके अब्बू और अम्मी दिल्ली और यहाँ से थे, अमृतसर से थे। रहमान साहब क्या पाकिस्तान के ही बासिंदे थे या वो हिंदुस्तान से गए थे, या उनके अब्बू अम्मी या परिवार के लोग हिंदुस्तान से गए थे? जी, एफाज की फैमिली का ताल्लुक प्रतापगढ़ से था, अच्छा प्रतापगढ़। जी। जी। जी, और प्रतापगढ़। लेकिन एफाज की पैदाइश जबलपुर की थी, क्योंकि उनके वालिद उस जमाने में जबलपुर में मुलाजमत कर रहे थे, तो ये लोग वहाँ थे, मतलब मेरी सास और ससुर, तो वहाँ फिर एफाज की पैदाइश हुई थी, लेकिन हैं ये लोग प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ी कहलाते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब ये जो प्रतापगढ़ के हों और जो जबलपुर के हों, यहाँ पर जो हमारी बड़ी बंदी सुन रहे हों, वो सुन रही हों, वो ज़रूर इस बात से अपने आप को एक रिश्ता बनाएँ कि हाँ, हम जबलपुर की बहू से बात कर रहे हैं या प्रतापगढ़ की बहू से बात कर रहे हैं। देखिए, बहू के नाम से ही इनके चेहरे पे कैसा एक ब्लश आ गया। रहमान साहब वहाँ चीन गए थे, तो किस सिलसिले में चीन गए थे और आपने वहाँ पर चीन में क्या-क्या किया? अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, वो चीन में एक फॉरेन लैंग्वेजेस प्रेस है, गैर मुल्की ज़ुबानों का अशात घर, जिसमें दुनिया की 20-30 ज़ुबानों के सेक्शंस हैं, और माओ ज़ेडुंग की तहरीरों का, चीन की दूसरे अदब का, उसका तर्जमा अपनी-अपनी ज़ुबानों में होता है। तो एफ़ाज़ उर्दू सेक्शन में थे, तो जो उर्दू ज़ुबान में तर्जमे होते थे, वो ये खुद करते थे, और जो इनके चाइनीज़ कोलीग थे, उनके उर्दू को बेहतर बनाना, उनके तर्जमे को देखना, तो वो फॉरेन लैंग्वेजेस एक्सपर्ट कहलाते थे। जैसे अजय भाई जो थे, वो हिंदी सेक्शन में, नहीं, ये तो चाइना पिक्टोरियल में थे अजय साहब, तो है ना? अजय भाई अजय जो अजय चाइनीज़ पिक्टोरियल में थे और रहमान साहब शायद फॉरेन लैंग्वेजेस प्रेस में थे। हाँ, हाँ फॉरेन लैंग्वेज प्रेस में थे। जी। चाइना से, बात वहाँ नेपाल से भट्ट साहब थे, वो भी थे। साहब थे, जी हाँ, जी जी, जी, बिल्कुल। और जी। वो आपके सामने शायद वो नहीं थे ठाकुर साहब, वो शायद बाद में हाँ, आए थे। ठाकुर, बिल्कुल मनमोहन ठाकुर साहब, वो मेरे मनमोहन, आने के बाद आए थे। मैं जब हाँ, वहाँ से मनमोहन चली आई थी। ठाकुर, वो भी जी। शायद मशहूर अदीब वगैरह थे, है ना? वो अदीब बहुत या मशहूर अदीब थे और वो कलकत्ता से थे। मैं यहाँ अपनी बड़ी बिंदी के लिए एक जानकारी और दे दूं कि मनमोहन ठाकुर हिंदी के बहुत ही सीनियर राइटर थे, कलकत्ता से थे। और जब मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव कलकत्ता में थे और जिसमें उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उस समय से वो उन्हें जानते थे, बल्कि उन दोनों की शादी में ठाकुर साहब का बहुत ही अहम रोल था। आप औरत फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और जाहिर है कि औरत फाउंडेशन से आप जुड़ी हैं, तो औरतों की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप काम कर रही होंगी और वहाँ सोच रही होंगी। तो ये औरत फाउंडेशन किस तरह से काम करता है और किसने इस औरत फाउंडेशन की नींव रखी थी, शुरू किया था और आज ये किस मकाम पर है और किस तरह से काम करता है? जी, मैं इसकी आपको थोड़ी-सी तारीख़ी जो सफ़र है औरत फाउंडेशन का, वो बता दूँ। औरत फाउंडेशन 1986 में बनी थी, और ये वो ज़माना था जब ज़िया-उल हक की आमरीत का दौर था, और सियासत में हिस्सा लेना ख़ास तौर पे जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था। सियासत के दरवाज़े जो हैं, जमहूरियत के दरवाज़े जो हैं, वो बंद होते जा रहे थे। तो उस वक़्त फिर ये हुआ था कि औरतों के खिलाफ भी इम्तियाजी कवानीन बनना शुरू हो गए थे। तो उस पे औरतों ने एहतजाज किया था, और ख्वातीन महाज़ अमल या वुमेन सेक्शन फोरम बनाया था। तो हमारी जो फाउंडर हैं, ये जो वुमेन सेक्शन फोरम बना, ये 1981 में बना है। तो हमारी फाउंडर्स जो हैं, निगार अहमद और शैला ज़िया, ये वुमेन सेक्शन फोरम की बहुत एक्टिव मेंबर थी, और ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ जो जिद्दोजहद थी, उसमें बहुत आगे आगे थे ये लोग। और फिर 1986 में जाके इन्होंने सोचा कि अब सियासत के ज़रिए तो अब तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि जमहूरियत के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। तो
एक औरतों को एम्पावर करने के लिए एक तंजीम बनानी चाहिए, तो इन्होंने औरत फाउंडेशन 1986 में बनाई। तो शुरू में तो बस यही था कि औरतों को मालूमात फराहम की जाए, और क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा सबसे बड़ा शोबा है, तो शुरू में एग्रीकल्चर पे फोकस था। गांव की औरतों के जो मसाइल थे, वो हमारे जो न्यूज़ लेटर्स निकलते थे वो उन्हीं के बारे में थे। और बल्कि हमने जो किसान औरतें होती हैं उनकी कॉन्फ्रेंस कराई थी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली औरतों की, किसान औरतों की कॉन्फ्रेंस थी, ये 90s के शुरू में। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हुआ कि अगर हमें कुछ औरतों के उसमें स्टेटस में चेंज लानी है, तो फिर हमें जाके एडवोकेसी उनसे करनी चाहिए जो ऊपर बैठे हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो फिर हम लोगों ने यानी कि हमारी फाउंडर्स ने पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम और लेजिस्लेटिव वॉच प्रोग्राम शुरू किया। तो पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम ये था कि सारी मालूमात लोगों को दें, औरतों को ख़ास तौर पे, कि ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के जो भी निज़ाम है उसमें पाकिस्तान के क्या मसले हैं, पाकिस्तान के लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, औरतों को ख़ास तौर पे कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारा फोकस होता था कि औरतें सियासत में हिस्सा लें, औरतें इलेक्शन में हिस्सा लें। और ये नहीं है कि सभी औरतें इलेक्शन लड़ें, बल्कि वोट डालने जाएं, क्योंकि वोट डालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर औरतों को नहीं जाने देते थे, घरों में बैठी रहो ये। तो हम लोगों ने कैंपेन्स चलाई थी। हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से जाके मिलते थे कि आपके जो मैनिफेस्टोज हैं इसमें आप औरतों के इश्यूज डालें। औरतों के बारे में कोई सोचता नहीं था ना। तो ये हमारी जो कैंपेन्स थी, फिर हमने कहा औरतों के लिए 33% सीट्स रखें आप असम्बलियों में। तो फिर रिजर्व सीट्स रखी गई। जनरल सीट्स में भी औरतें लड़ सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना मुश्किल होता है, उसमें इतना पैसा चाहिए और इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो वो औरतों के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर रिजर्व सीट्स की कैंपेन हमने चलाई कि उनकी 33% सीट्स जो है बहाल की जाए, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट्स थी, लेकिन ज़ियाउल हक के ज़माने में जब वो लैप्स हो गई तो उन्होंने उसको रिवाइव नहीं किया था। तो हम लोगों ने कैंपेन चला के फिर रिवाइव करवाया औरतों की सीटें। तो आज अगर असम्बलियों में इतनी औरतें नज़र आती हैं या लोकल गवर्नमेंट्स में औरतें नज़र आती हैं, तो हम समझते हैं कि इसका क्रेडिट औरत फाउंडेशन को भी जाता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल एजुकेशन, और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन ये सभी दुनिया की तमाम औरतों को दी जानी चाहिए, सिर्फ केवल एक हाँ। मुल्क की औरतों को नहीं, क्योंकि हम्म। हर जगह एक तबका होता है औरतों का भी कि जो बहुत ज़्यादा अवेयर होता है, लेकिन आम तौर पर औरतों का तबका, हमने कहा ना कि चूँकि उन्हें रसोई और चूल्हे की ऐसी ज़िम्मेदारी और बाल-बच्चों की ऐसी ज़िम्मेदारी दे दी जाती है कि वो उनमें उलझ कर रह जाती हैं और बाकी दुनिया की बाकी चीज़ों से, ज़रूरियातों से वो कट जाती हैं। और ऐसे में आपने जिस पॉलिटिकल एजुकेशन की बात कही है, ये बहुत ही अहम बात आपने कही है, और जिसके रिज़ल्ट आपने कहा कि हमें दिख रहे हैं, और लोकल गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में और इन सब में अगर औरतें दिख रही हैं तो उसका श्रेय और उसका क्रेडिट औरत फाउंडेशन को भी जाता है। मैं अपनी जगह लेकर जाती हूँ मिथिला, बिहार, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। मैं वहाँ की एक बहुत अजीम, बहुत फेमस सिंगर हैं, और जिन्हें कहा जाता है बिहार कोकिला। कोकिला का मतलब कोयल। तो वैसी हम्म। वैसी बिहार कोकिला के पास मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, शारदा सिन्हा। और मैं जब चाइना में थी, वहां पर भी आप शारदा सिन्हा, आप और रहमान साहब, उनके बारे में आप लोग बात करते थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शारदा सिन्हा से आपकी कनेक्टिविटी, शारदा दी से आपकी कनेक्टिविटी कैसे बनी? किस तरीके से, क्या आप उनसे मिले थे, या उनके म्यूजिक, उनके मौसीकी के मार्फत आप उनसे जुड़े, या पर्सनली आप उन्हें जानते थे? तो एफआईज पहले उन्होंने ढूंढा था कहीं सुन के इनके, हाँ, शारदा जी के। और फिर जब मैंने सुना घर में, तो मुझे मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन कुछ आवाजें जो होती हैं वो कहते हैं ना अंदर दिल में उतर जाती हैं। मतलब मुझे इतनी शारदा जी की जो सुन के मैं आपको बता नहीं सकती, जो मेरी कैफियत होती है एक अंदर से, इतनी एक खुशी और इतना अच्छा लगता है उनकी आवाज़ सुन के, उनके गाने सुन के, कि बिल्कुल अंदर से आपकी रूह जो है ना वो फ्रेश हो जाती है। अंदर से आपको एक
इतनी खुशी मिलती है कि मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे बताऊँ। हाँ, तो हम दोनों मियाँ बीवी को बहुत पसंद, उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी, तो हम दोनों ही आशिक थे उनकी आवाज़ के, झूमते थे बिल्कुल उनके गाने सुन के, बहुत पसंद है। फिर जब आप क्या लोगों बात। से हुआ तो मेरे ख्याल है अजय भाई ने भी कुछ शायद उनके सुनवाए उनके पास थे जो चीज़ें। फिर अभी कुछ साल पहले भी अजय भाई ने एक भेजी थी कैसेट, और फिर मुझे याद है मैं कंप्यूटर पे बैठी थी और मैं वो कैसेट लगा के और बस मैं सुने जा रही थी और मैं झूम रही थी। हम लोगों को उनकी आवाज़ दोनों मियाँ बीवी को बहुत पसंद, बहुत ही ज़्यादा। शारदा दी की आवाज में वो खलिश है, वो जादू है कि आप अगर आंख बंद करके सुने तो आपको लगेगा कि एक कोई नदी है, नदी और दरिया बहता जा रहा है और उसमें एक नाव है और उस नाव पर आप भी उसी रवानगी से आप बहते चले जा रहे हैं। और यहाँ विभा कुमारी कह रही हैं कि शारदा सिन्हा मैम का कोई गीत महनाज मैम सुना पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे बच्चे कहते हैं किसी भी गाने की ट्यून खराब करानी हो तो मामा से सुन लो, मुझे धुन आते नहीं। मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, मैं सुनना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। जी वैसे वो जी। औरतों के जलसों में वो औरतों के तराने में गा लेती हूँ, लेकिन वो अब ये तो इतनी खूबसूरत गाती है ना, ये हम कहाँ इनका मुकाबला कर सकते। मैं इस पे थोड़ा सा और इसको और इलेबोरेट करना चाहूंगी कि जब रहमान साहब बहुत बीमार थे और आप बिल्कुल हम लोगों को सबको अपडेट करती रहती थी और आपने हमें ये भी अपडेट किया बाद में कि जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे रहमान साहब, तो आपने उनके कानों के पास शारदा दी के गीत आपने रखे, आपने ऑन कर दिए थे। मुझे अगर उस वाकया को आप थोड़ा मुझे बताएं, हालांकि पता नहीं मैं कितना सही इसको हाईलाइट करने के लिए मैं बोल रही हूँ, पता नहीं आई शुड बी ऑथराइज्ड और नॉट, बट आई वुड लव टू गेट दैट न्यूज दैट शेयरिंग फ्रॉम यू। बस वो वक़्त ज़ाहिर है कि तकलीफ़ का वक़्त होता है, तो अब हमें समझ नहीं आई थी कि उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए, उनको सुकून पहुँचाने के लिए हम क्या करें। तो मेरी बेटी फ़ेफ़े, जिसका चाइनीज़ निकनेम फ़ेफ़े है, तो फ़ेफ़े और मैं हमने सोचा कि इनको शारदा जी के बहुत पसंद है गाने ना, हमें पता था वो कितना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम शारदा जी का गाना लगाएँ इनके कान के पास, तो शायद इनको कुछ सुकून मिले। तो फिर हमने वो शारदा जी का गाना लगा दिया था उनके पास, ताकि उन्हें कुछ सुकून आ जाए, और मुझे उम्मीद है जी कि उन्हें सुकून आया होगा, सुकून मिला होगा उन्हें। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात कही। आम तौर पर हम अपने सियासी मसलों में उलझ जाते हैं और दो तरफ़ा बातों को करने लगते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है और मुझे ये लगता है कि हवा, पानी, बादल, आसमान और उसी की तरह से ये मौसीकी, ये म्यूज़िक, गीत, ये सब कहीं भी किसी भी बॉर्डर पे नहीं रहते हैं। ये बॉर्डर और सीमाओं से कहीं आगे की चीज़ है, जहाँ बेश केवल और केवल दिल रहते हैं और केवल उस दिल से उठने वाली दुआएं होती हैं और उस दिल को भिगोने वाली पुरसुकूनियत की सांस होती है, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी आपने ये जो बात कही है, ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात है और खास तौर से शारदा दी के संदर्भ में, उनके रेफरेंस में, कि उनकी आवाज और उनकी गायकी है ही कुछ इस तरीके से महज़बीन। उन्होंने ये लिखा है कि महनाज जी, मैं आपकी कहानियों को पढ़ना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से खरीद सकती हूँ? अमेज़न पर उपलब्ध है क्या आपका कहानी बस संग्रह? ज़्यादा अफ़साने तो मैं स्टूडेंट लाइफ़ में लिखे थे, बीए करने के बाद, और वो ज़्यादातर तो हरम में ही छपे थे। फिर सीप एक बहुत ही कादबी रिसाला जिसका बड़ा मकाम था, उसके अफ़साना नंबर में एक छपा था। फिर शादी के बाद बहुत कम लिखे, लेकिन बहुत कम लिखे, उर्दू में ही लिखे और वो अखबारों और रिसालों में ही छपे। बस मैं इसे मेरी सुस्ती कह लें या लापरवाही, कि आज तक मैंने उन्हें किताबी शक्ल में अपनी किसी चीज़ को कंपाइल नहीं किया। हालाँकि सहाफ़ी होने की हैसियत से पता नहीं कितना कुछ लिखा होगा, लेकिन मैं बहुत ही लापरवाह हूँ इन चीज़ों में। मैंने कभी भी उन चीज़ों को कंपाइल करके किताबी सूरत में, बस मुझे ये खुशी होती थी कि अल्फाज लिख रहे हैं, अल्फाज की किताबें छप रही हैं, तो मैं उसी में खुश हो जाती थी। मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं कि अपनी चीज़ें भी कंपाइल करूँ।
जी 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 जी, लेकिन हम यहाँ पर अब चूंकि आपके देखिए आपके चाहने वाले यहाँ से भी हैं और महजबीन बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बहुत बढ़िया लिखती हैं, यहाँ हमारे पोस्ट पर भी हमारे बड़ी बिंदी पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत सलीके से लिखती हैं। और उन्होंने आपसे फरमाइश की है तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अब आप इस पर थोड़ी सीरियसली आप सोचें और अपना अफसानों की एक किताब, या आपने अपने जर्नलिज्म में जो आपने लिखे होंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन्हें आप कलेक्ट करके उसकी किताब जरूर आप लेकर के आए। विभा कुमारी यहाँ शारदा दी की एक के गीत की एक लाइन यहाँ पर दे रही हैं, आजू धनुमा कुटाऊ चारू बरबा से बनिठनी बर ऐला अवधवा से। मतलब धान कूटने, शादी के समय धान कूटने की जो रस्म होती है, और ये राम के संदर्भ में है कि राम चारों भाई गए हैं शादी के लिए और वहां ये धान कूटने की रस्म हो रही है, और ताकि कह रहे हैं कि चारों दूल्हे जो हैं बड़े अवध से बन ठन करके आए हैं। इस लाइन को विभा ने यहाँ दिया है। मैं आपको थोड़ी सी ऐसे गुनगुना करके, शारदा सिन्हा की तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं एक दो लाइन इसी गीत को मैं यहाँ पर सुना सके, एक लाइन कहती हूँ। आज धन कुटाऊ चारू बरबा से, आजू धन कुटाऊ चारू बरबा से बने ठानी बरैला, अवधवा से बन ठन बरैला, अवधवा से आज धन कुटाओ। मुझे ख्याल आता है कि 1989 में वहाँ थिएनमन स्क्वायर पर स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था और बहुत बहुत सीरियस मूवमेंट था, और ये एक, बल्कि एक हम ये कह लें कि ये एक हिस्ट्री है। उस समय इंडिया से एक डेलीगेट गया हुआ था 5 या 6 राइटर्स के, जिसमें मृणाल पांडे जी थी और मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है कि और कौन लोग थे। और वो लोग फंस गए थे और बहुत बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। और वहाँ महनाज साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लोग कैसे रेस्क्यू हुए और किसने उनको रेस्क्यू किया था और कैसे उनको लेकर के कहाँ लेके आए थे। सारी तफसील तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एफाज, मेरे हस्बैंड जो हैं फाजुर रहमान, जाहिर है कि वो हिंदुस्तानी जो हमारे दोस्त थे वहाँ, उनसे हमारे बहुत करीबी एक मोहब्बत का रिश्ता था। तो और एफाज के वैसे भी थी एक नेचर उनकी थी कि वह मदद करना, अगर कोई मुश्किल में फंसे, किसी को रेस्क्यू करना हो, किसी की मदद करनी हो, तो वो फौरन सबसे आगे होते थे। तो एफाज ने उनको, जहाँ तक मुझे याद है, को वहाँ से होटल से निकाल के वहाँ पहुँचाया था, पता नहीं एयरपोर्ट या किसी महफूज जगह, मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि एफाज ने उन्हें निकाला था वहाँ से। इसकी जानकारी मुझे अजय ने दी थी और अजय ने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खास तौर से, कि जो जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुसलमानों को लेकर के एक हवा चलाई जा रही है कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, तो वैसे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें इस वाकये का जिक्र था कि वो पाकिस्तानी थे, रहमान साहब पाकिस्तानी थे, रहमान साहब मुसलमान थे और सारे जो डेलीगेट्स थे वो हिंदुस्तानी थे और सारे हिंदू थे, लेकिन उसके बावजूद वहां जाकर के उन्होंने अपना एक फर्ज समझा और ये जाना कि ये हमारे लोग हैं। वहां कोई मुल्क और मजहब नहीं आया था और वहां जाकर के उन्होंने अपनी जान पर खेल करके खुद को खतरे में डाल करके उन्होंने उस डेलीगेट को बचाया था, उसको रेस्क्यू किया था और फिर उन्हें पहले महफूज जगह पे और फिर उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पे शायद छोड़ा था। मुझे भी बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये वाकया मुझे याद है क्योंकि मैं भी उस समय अपने गांव में थी और रेडियो से हमने इसके बारे में खबर सुनी थी। अजय वहां पर थे, इसलिए मेरी चिंता भी वहां पर थी कि वो कहाँ, किस तरीके से वो सारी चीजें वहां हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि हम अगर हमारे दिल मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी दीवार उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये शायद हम दोनों की ही जान पहचान को अगर हम ये कहें कि ये 86 से और आज तक हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
मैं अपनी बिल्कुल। सभी बड़ी हिंदी को बताना चाहूंगी कि जब मैं चीन में गई थी वहां 86-87 में, तो इन्होंने मेरे लिए तो खास तौर से खाना और सालन और वेजिटेरियन खाना तो बनाया ही था। उस समय जितने कपड़े मेरे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कपड़े लेकर नहीं गई थी, तो महनाज साहिबा मेरे कपड़े अपने यहाँ अपने दूतावास से, अपने एम्बेसी से, वहां पर जो औरतें थी और जो जो स्टाफ थे और उनकी औरतें थी जो सिलाई वलाई जानती थी, उनसे सिलवा करके ये हमें भेजती थी और हमें देती थी। तो ये समझते थे कि कपड़ा चीन का, सिलाई पाकिस्तान की और पहनने वाली हिंदुस्तान की। तो ये 3 ट्रायंगल मिल करके और एक वजूद बनता था, और बहुत दिनों तक वो सारे कपड़े हमारे पास थे और हम उन्हें बड़े शौक से हिंदुस्तान लौटने के बाद भी हम पहनते थे। पाकिस्तान में औरतों के हालात अभी क्या और कैसे हैं, और उनमें और क्या-क्या होने चाहिए? अब पाकिस्तान में अगर औरतों के हवाले से हम बात करें ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई आप एक बात नहीं कर सकते, आप कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत तजादात यानी कॉन्ट्रडिक्टरी एटीट्यूड्स हैं लोगों के। एक तरफ तो औरत जो है वो वजीर आजम भी रही है, औरत जो है स्पीकर भी रही है, औरत वजीर खारजा भी रही है। आजकल जो ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उसमें औरतें बहुत काम कर रही हैं, और माउंट एवरेस्ट पे भी एक समीना बेग हमारी चढ़ी, हमारी शारमीन ने ऑस्कर अवार्ड्स भी लिए अपनी फिल्मों पे, जो कि पहली दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन औरत ने लिया सबसे पहले। तो एक तरफ तो ये सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मतलब गुर्बत है, तालीम की कमी है, तालीम है ही नहीं, या वो रस्म रिवाज हैं, तो वहाँ वो औरतों के बड़े मसले हैं ना, कि वो रस्म रिवाज की भेंट चढ़ रही हैं। तो यानी अब एक तरफ बहुत अच्छी सिचुएशन भी है और एक तरफ ये सारे मसले भी हैं। तो हम लोग जो हैं, हमारा यही काम बनता है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट के, कि हम वो सारे उनके लिए बात करें, उनके जो मसाइल उन पे आवाज़ उठाएं, उनके लिए डिमांड्स करें, तालीम आम हो, इसके लिए कोशिश करती है गवर्नमेंट भी, बहुत कोशिश करती है, एनजीओज भी करती हैं, लेकिन अभी तक जैसे आबादी बहुत ज़्यादा है, सब बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, उसमें लड़कियों को और भी कम मिल रही है, क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई लड़का तो हमें कमा के खिलाएगा, चलो इसको पे खर्च कर दो, इसको बढ़ा दो, लेकिन लड़की जो है वो तो पराए घर चली जाएगी, उसकी तो शादी हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो निचले लेवल पे ये एटीट्यूड्स हमें देखने में आते हैं। लेकिन जो जैसे बड़े शहर हैं कराची, इसमें आप यकीन करें कि कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज़्यादा हैं, कराची के जो हाँ डॉ मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियां ज़्यादा हैं। तो अर्बन और रूरल डिवाइड भी हमें बहुत नज़र आता है कि औरतों के मसाइल रूरल एरियाज में ज़्यादा है। अर्बन और ये जो जैसे हम मियाँ बीवी की इनके एटीट्यूड्स की बात करें, तो जो अर्बन यंग कपल्स हैं उनमें बहुत चेंज आई है। अब जो यंग हस्बैंड्स हैं वो अपनी बीवियों का हाथ भी बटाते हैं, बच्चों के भी देखभाल में, तो एक पॉजिटिव चेंज आ रही है, लेकिन वो सिर्फ एक अर्बन मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास में नज़र आती है वो चेंज। मेजॉरिटी में आपको वो चेंज नहीं नज़र आती, क्योंकि जो हमारी एलीट है, जो अपर क्लास है, वो ज़्यादातर उनका क्योंकि फ्यूडल बैकग्राउंड होता है, तो वो तो फ्यूडल, उनकी तो जहनीत फ्यूडल ही रहती। और लोअर क्लास तो क्योंकि गुर्बत और इग्नोरेंस, इलिटरेसी, वो उस वजह से औरतों से अच्छा सलूक नहीं करती। तो अगर कहीं हमें उम्मीद नज़र आती है या कहीं रोशनी नज़र आती है, तो वो अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है, वो एक पॉजिटिव हमें इमेज नज़र आता है वहाँ। लेकिन ऊपर नीचे यानी ना ऊपर ना नीचे, बीच में सही है मिडिल क्लास। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि हम बेशक हम बँट गए हैं, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बेशक हम हो गए हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। जिस गुर्बत की बात आपने कही, वो यहाँ पे भी है। जिस पिछड़ेपन की बात आपने कही, वो यहाँ पर भी है।
जिस अर्बन क्लास और अर्बन एजुकेटेड क्लास और उसकी पॉजिटिविटी की बात कही है, वो बात यहाँ पर भी है। तो हमें तो ऐसा हमेशा लगता है, मुझे हमेशा ऐसे में निदा फाजली साहब का ये शेर हमेशा याद आता है कि इंसान में हैवान यहाँ भी वहां भी, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहां भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहां भी। वाह। तो ये दोनों ही, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये समझती हाँ हूँ, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ना, हमारे हम सबके मसाइल एक जैसे, तो ये जो बिल्कुल साउथ एशियन कंट्रीज को मिल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपने अवाम के मसाइल हल करने हैं, अगर हमें अपने मुल्कों को तरक्की देनी है, तो दोस्ती, भाईचारा, अमन, पीस पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले पीस होगा तो डेवलपमेंट होगी ना। तो अगर हम आपस बिल्कुल में लड़ते रहेंगे तो सारे पैसे तो लड़ने वड़ने पे चला जाएगा, तो आम गरीब आदमी को तो कोई नहीं भला होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि हम जो अवाम है, हम सबके मसले एक जैसे हैं, हम सबको रोटी चाहिए, हम सबको शेल्टर चाहिए, हम सबको तालीम चाहिए, हम सबको डिग्निटी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये सब चीज़ें हमें मिलें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जितने पड़ोसी हैं, जितने हमसाए हैं, हम मिल-जुल के रहें। बहुत सही आप कह रही हैं। हम पड़ोसी हैं और हम दो, आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम दो मुल्क हैं, लेकिन दो मुल्क हैं उससे बढ़कर हम दो पड़ोसी हैं। और हम सबकी नाल, जिसको कहते हैं कि माँ की नाल एक ही होती है, तो वो एक ही नाल है। और आपने जैसे ये साउथ एशियन कंट्रीज की बात उठाई, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि मेल से अगर हम रहें, मिलजुल कर रहें, तो हर मुल्क तरक्की करेगा, हर मुल्क में अमन आएगा, हर मुल्क में एजुकेशन आएगा, हर मुल्क ये में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मुझे याद है कि मैं 2008 में जब मैं पाकिस्तान गई थी, लाहौर गई थी, और वहां जब लोगों को ये पता चलता था कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, तो वे सब, ऐसा लगता था कि मतलब कि कदमों पर बिछ जाए, कुछ इस तरीके से होता था। और वो हर कोई ये कहता था कि हमें भी एक बार इंडिया जाना है, हमारे पुरखे वहां रहते हैं, हमारे दादा वहां रहते हैं, या हमारे फूफा वहां रहते हैं। तो अक्सर ये वहां मुझे ये देखने को ये मिलता था। तो और लोग वो वहां ये कहते थे कि भाई हमें हमें क्या सियासी मसलों से मतलब है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई अपनी दो रोटी कमाए और अपने घर परिवार के साथ सुकून से रहें। मुझे भी यहाँ लगता है, यहाँ भी जो आम लोग हैं और जो समझने वाले लोग हैं, उनके लिए भी है कि हमें अपने घर परिवार में हम सुकून से रहें, हिफाजत से रहें और प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें। तो ये एक हम सब के लिए एक हासिलात है, और दुनिया इसी से आगे बढ़ेगी, ना कि जंग से या नफरत से आगे बढ़ेगी। चलते चलते मैं आपसे आपसे जानना चाहूंगी कि आप औरत फाउंडेशन की डायरेक्टर होने के नाते, एक अजीम जर्नलिस्ट होने के नाते, एक बहुत एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, आप हम लोगों के लिए या इस पूरी दुनिया के लिए, इस दोनों मुल्कों के लिए क्या आप मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हम सब, बस हमें मोहब्बत करनी चाहिए एक दूसरे से, नफ़रतों को ख़त्म करें, लड़ाइयों को ख़त्म करें, मिल-जुल के रहें, तरक्की करें, यही मेरा पैगाम है। आपने कही कि मेरा पैगाम है कि मोहब्बत हर जगह पहुंचे, और जहां मोहब्बत रहती है वहां नफरत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती। और आज आज के समय में जहां हम हर समय एक अलग अलग दहाने पे और मुहाने पे खड़े रहते हैं, वैसे में हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, हर मुल्क के लिए और हर सियासतदान के लिए, और हर 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 अवाम के हर एक एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि यही एक पैगाम होना चाहिए, और वह है मोहब्बत का पैगाम, आपसी भाईचारे का पैगाम, अमन का पैगाम, और एक दूसरे की अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरे की तरक्की का पैगाम। आज आप बड़ी बिंदी में हमारे साथ आप आई, और इतनी दूर से, एक दूसरे मुल्क से, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी बड़ी बिंदी का ये प्रोग्राम आज नेशनल से ये इंटरनेशनल लेवल पर गया है। आगे भी हम और दूसरे मुल्कों से भी हम लोगों को इनवाइट करते रहेंगे। आप हमें सुनते रहें। आज महनाज रहमान साहिबा हमारे साथ इस बड़ी बिंदी कार्यक्रम में शामिल हुई, और आपने उनके ख्यालात सुने, उनका माजी भी सुना, उनका पास्ट भी सुना।
हिंदुस्तान से उनके क्या रिलेशन है, उनकी क्या फीलिंग है, वो उस फीलिंग के बारे में आपने सुना, उनसे शारदा सिन्हा के बारे में आपने सुना, और अपने यहाँ के उनके हालात, उनके बारे में भी सुना, और साथ-साथ उनके सारे जो उनके विचार थे, उनके जो अपनी आइडियोलॉजी है और उनके जो मैसेज हैं, इनके बारे में भी सुना। अगले हफ्ते, अगले इतवार को हम फिर किसी और अजीम शख्सियत के साथ आपके सामने इकट्ठा होंगे और फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले चलते-चलते हम महनाज़ साहिबा का आप सबकी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक बात और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि बड़ी बिंदी का कोई अपना कोई फ़ाइनेंशियल आधार नहीं है, कोई आर्थिक आधार नहीं है, या आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से चलता है। इसलिए बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर, जिस लिंक को हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप वहाँ से कम 1 कॉफ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी हो, कॉफ़ी खरीद करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने एक और किसी अज़ीम शख्सियत के साथ आएँगे। तब तक के लिए आप हम सबको विदा दीजिए, और साथ चलते-चलते पेंडेमिक का समय है, आप अपना ख़्याल रखें, क्योंकि आप हैं, तो हम हैं, और महनाज़ साहिबा आप भी अपना ख़्याल रखें और बहुत-बहुत अपना ख़्याल रखें। आप हमारे लिए सही में वह जुगनू हैं, क्योंकि वो जुगनू नहीं होता तो आप भी नहीं होती। तो आप हमारे लिए वो जुगनू हैं, आप हमारे साथ आईं, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम। थैंक यू, शुक्रिया।